हेलो गुड इवनिंग सभी को। आप सभी को एक बार फिर से विद्यादान के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हमारे विद्यादान के यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश और मैथ का एसएससी CHSL 2025-2024 का फुल्ली डिस्कशन होगा, जिसमें मैथ और इंग्लिश इंग्लिश आपको MK मिश्रा सर के द्वारा सेट बाय सेट, शिफ्ट बाय शिफ्ट क्वेश्चन के साथ डिस्कशन होगा, और मैथ मेरे द्वारा हर शिफ्ट हर डेट के साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। चलिए, आप लोग सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल विद्यादान को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे एप्लीकेशन कंपटीशन प्रो को प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड किया कीजिए। चलिए, आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, एक माइक्रोचिप डिजाइन में हस्तक्षेप सिग्नल का व्यंजक इतना दिया हुआ है। ये व्यंजक हमारा दिया हुआ है, इसका सरलीकृत मान हमसे पूछ रहा है। इसको देखते ही आप लोग को एक फार्मूला याद आया होगा। बताइएगा कैसा, कौन सा फार्मूला? सभी लोग को याद आ गया होगा ये फार्मूला। आइए देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, सभी लोग को पता होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक फार्मूला और होता है, आप ये ध्यान रखिएगा, इसका जरूरी नहीं है बट लिख दे रहे हैं। अगर b स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, ये किसके बराबर होता है? 4ab के बराबर। ये दोनों फार्मूला से अभी जितना भी 2025 में अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछ रहा है, इस फार्मूला से ज्यादा प्रश्न देखने को मिला है हर शिफ्ट में लमसम। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब इसको सरल कीजिए। इसको हम लिख सकते हैं, पूरे को सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर, ये स्क्वायर के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। ये टर्म इस टर्म के रूप में इसको यहां लिख दिए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर जो 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है। अब हमें क्या करना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। ये a है, ये b है, इसका होल स्क्वायर करना है। होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर 2 कितना हो जाएगा? x का पावर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4y का पावर 4 प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर, इसी टर्म में लिखेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 4x का पावर 4 जोड़ 4y का पावर 4 जोड़ 2 दूनी 4 दूनी 8, 8x स्क्वायर y स्क्वायर। सिंपल था, इतना हमें करना भी नहीं था, सिंपल। हम देखते हैं, ये फार्मूला आपको रिमाइंडर के लिए करवा दिए, याद रखना होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब माइनस बीच में लगा रहे तो 4ab, इसी टर्म में था, ये स्वरूप को सॉल्व कर दिया। अगर फार्मूला हमें याद है तो हम आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक दुकानदार 250 रुपया वाली लागत वस्तु पर 20% का लाभ कमाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य हमें दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया हुआ था। आपसे क्या पूछ रहा है? सेलिंग प्राइस। सबसे आसान सा प्रश्न है। 250 की लागत वाली वस्तु पर 20% का लाभ कमाता है। 250, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/5, 5 रुपया पे 1 रुपया का लाभ, 6/5 कर दीजिए, काटिएगा, 50 गुने 6 कितना हो जाएगा? 300। आप इससे भी बना सकते हैं, एक तरीका हो गया। एक सिंपल आप ले सकते हैं। देखिए, 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 रुपया सीपी है, 1 रुपया का लाभ होता है। सीपी पे 5% का अर्थ हो गया 1/5, 5 रुपया पे 1 रुपया का लाभ। सीपी हमारा हो गया 5 रुपया, यहां से एसपी कितना हो गया? 6 रुपया। 5 रुपया का वैल्यू कितना दिया हुआ? 250 के बराबर। 5 ये दिया हुआ है 250 के बराबर। कितना गुना है? कहेगा सर 50 गुना है। इसको भी अगर हम 50 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 300। आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक आदमी 10 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में चलता है तो गति ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इससे आसान कोई प्रश्न हो भी नहीं सकता है आप लोग के लिए। देखिए, 10 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में चलता है तो गति क्या होगी? सिंपल सा हो, 10/2 5। आप लिख सकते हैं स्पीड बराबर क्या होता है?
डिस्टेंस बटे टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम होता है। डिस्टेंस हमारा कितना है 10 किलोमीटर, 2 घंटे में तय करता है कितना 5 किलोमीटर प्रति आवर्स। कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति आवर्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है जबकि बी वही कार्य 15 दिनों में करता है। ठीक है, ए पहले 4 दिन अकेले कार्य करता है, फिर बी जुट जाता है। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में, कुल कितने दिनों लगेंगे। देखिए ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है जबकि बी अकेला वही कार्य 15 दिनों में करता है। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 30। टोटल काम कितना हो गया हमारा, टोटल वर्क यहां से मान लेंगे तो 30 के बराबर। टोटल वर्क कितना हो गया 30। ए 10 दिनों में एक किसी कार्य को करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, कहेगा सर 3 यूनिट काम करेगा। और बी कितना यूनिट काम करेगा, तो 15 दिनों में करता है तो 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, ए पहले 4 दिन अकेला कार्य को करता है, यहां दिया हुआ है ए पहले अकेला 4 दिन तक काम करता है, उसके बाद ए के साथ कौन आ जाता है बी, तो टोटल काम कितने दिनों में होगा ये हमसे पूछा। एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, 4 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, कहेगा सर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है तो 4 दिन में 12 यूनिट काम करेगा, गुने 3 तो 12 यूनिट काम हो गया। कितना काम शेष बचा, तो 18 यूनिट। कितना बचा 18 यूनिट काम को कौन करेगा, ए और बी दोनों मिल के कर रहा है संपूर्ण कार्य। उसके बाद बी जुट जाता है तो दोनों मिल के करेगा तो 5, ये कितना हो जाएगा 3.6। तो टोटल डे कितना लग रहा है, 4 दिन यहाँ 3.6 यहाँ, कितना हो गया टोटल 7.6 दिन। कितना दिन हो गया 7.6 दिन। आप ये फिगर से भी बना सकते थे, सिंपल। देखिए ए किसी काम को 4 दिन तक किया, उसके बाद उसके साथ बी काम हो गया। ए एक दिन में 3 यूनिट करता है तो 4 दिन में 12 यूनिट काम करेगा, तो टोटल हमारा काम था 30, उसमें 12 यूनिट काम हो गया। कितना यूनिट काम बचा 18 यूनिट। 18 यूनिट काम कौन करेगा, ए और बी मिलके करेगा। दोनों का एफिशिएंसी कितना है 5, तो 5 यूनिट काम दोनों मिलके एक दिनों में करता है, तो 18 काम को कितने दिनों में करेगा, कहिएगा सर 3.6 दिनों में काम को पूरा करेगा। तो टोटल काम कितना हो गया 4 दिन और 3.6, टोटल काम हो गया 7.6 दिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक मूविंग बैग में एक कार्गो स्पेस है जो एक घनाभ के आकार का है। ठीक है, यदि उसके आकार 4 मीटर, 2.5 मीटर और 2 मीटर, यदि प्रत्येक आयताकार सोफा 1.5 मीटर क्यू स्थान घेरता है तो एक बार में सोफा ले जाए कितना हो। तो सिंपल सा है, घनाभ के आयतन को सोफे के एक आयतन का भाग देने के हमें सोफा का जगह कितना घेरता है वो हमको पता चल जाएगा। तो एक बार में सोफे कितने लाया जा सकता है, मतलब कितने सोफा एडजस्ट हो सकते हैं, ये चीज हमको पता चल जाएगा। सिंपल करना है, इसके आयतन को इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको सोफा पता चल जाएगा कितना सोफा आप लगा सकते हैं। कर दीजिए। देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, और ये एक सोफा घेरता है यदि प्रत्येक आयताकार सोफा 2.5 मीटर क्यू के बराबर है, मतलब उसका आयतन इतना हो गया 2.5। ये भी मीटर क्यू है, ये भी मीटर क्यू, खत्म हो गया। 4 दूनी 8, कितना सोफा लगा सकते हैं हम, कहेंगे सर 8 सोफा लगा सकते हैं। कितना सोफा लगा सकते हैं, तो 8। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक धातु के चादर को समकोण प्रिज्म में मोड़ा जाना है, ठीक है, जिसकी आधारभूत आकृति षटभुज है। किसमें है, षटभुज हेक्सागन, जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब ऐसा भी प्रश्न पूछे प्रिज्म पिरामिड, तो हमें फिगर बनाने से कोई मतलब नहीं है, क्या पूछ रहा है उस पर हमको फोकस करना है। पूछ क्या रहा हमसे, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, कहिएगा सर बेस पेरीमीटर गुने हाइट, मतलब आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है। आधार हमारा क्या है, षटभुज है, मतलब हेक्सागन है, जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। हेक्सागन की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा, तो 6 भुजा होता है, 6 गुने 4, पेरीमीटर कितना 24, और हाइट हमारा कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर गुने 6, कितना हो जाएगा 144, कितना हो गया 144। हेक्सागन कितना 6 भुजा होता है, 6 गुने 4, उसका पेरीमीटर निकल गया और गुने हाइट हम कर दिए, तो क्या होता है उसका कर्व सरफेस एरिया
सरफेस एरिया। हिंदी में इसको लिख सकते हैं आप आधार का परिमाप गुने हाइट। आधार का परिमाप गुने हाइट होता है क्या? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समरूप त्रिभुज में उनके क्षेत्रफल का अनुपात निम्न में से किसके बराबर होता है? जब दो त्रिभुज समरूप रहे, हम लोग की प्रॉपर्टी याद है हम लोग को, या पढ़े थे, याद क्या पढ़े थे हम लोग को, ध्यान में सभी लोगों को पता होगा। साइड वन त्रिभुज S1 S2 का रेशियो, पेरीमीटर P1 P2 का रेशियो बराबर हाइट H1 H2 का रेशियो, मीडियन M1 M2 का जो रेशियो का होल स्क्वायर होता है, इसके वर्ग का जो स्क्वायर होता है वह एरिया A1 बटे A2 होता है। साइड का रेशियो, पेरीमीटर का रेशियो, हाइट का रेशियो और मीडियन का जो रेशियो का होल स्क्वायर होता है वह एरिया A1 बटे बाय A2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, स्क्वायर ऑफ द रेशियो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग होता है। एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है? उनके अनुपात का वर्ग होता है। हमसे क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। एरिया क्या निकल जाएगा? उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यही हमारा आंसर होगा। ये चीज सभी लोगों को पता होगा। कब ये होता है? जब दो त्रिभुज समरूप रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 3-4 के अनुपात में है। यदि बेलन का आयतन इतना सेंटीमीटर और बेलन के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के कुल वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल से 10 सेंटीमीटर कम हो, जहां पाई का मान 3 दिया हुआ है। अब देखिए हम, ये बेलन है, ये क्या है? तो बेलन है। बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कहेगा सर ये एरिया, मतलब ये पर्पल कलर वाला जो एरिया है ये वर्ग सरफेस, और टोटल सरफेस में क्या होता है? ये दोनों आधार का क्षेत्रफल भी जुड़ जाता है। तो दोनों का डिफरेंस में क्या होगा? कहेंगे सर सिर्फ आधार का क्षेत्रफल ही डिफरेंस होगा। तो बेलन का आयतन ऊंचाई इतना दिया हुआ है, तो इसको हम 3x और 4x मान सकते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम बराबर, और दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? कहेंगे सर 2 पाई आर स्क्वायर, डिफरेंस 2 पाई आर स्क्वायर। निकाल लीजिए यहां से। पाई का मान, पाई का मान दिया हुआ है 3, पाई का मान कितना है? 3। आर हमारा दिया हुआ है 3x, हम लिए हैं 3x गुने 3x गुने 4x, ठीक है। ये हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3x इंटू 3x। ये आपका निकल के आएगा 108 एक्स क्यूब। 3 तिया 9, 9 तिया 27 चौका 108। ये आ गया 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54 एक्स स्क्वायर। दोनों निकल गया। वॉल्यूम आपका इतना, और दोनों का डिफरेंस वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का डिफरेंस कितना आ गया? 54 एक्स स्क्वायर। अब ऑप्शन की तरफ देखेंगे, कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। देखिए पहला ऑप्शन की ओर चलिए, पहला ऑप्शन की ओर चलते हैं, जिसमें आयतन दिया हुआ है ये क्रमशः, ये वॉल्यूम है और ये दोनों का डिफरेंस है। हम वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे। 108 एक्स क्यूब के बराबर है कौन? 2916, ठीक है। 12 नंबे 9 से काटिए, 12 बार 9 से काटिए, 9 तिया 27 2, 9 दूनी 18 और 3 9 चौका 36, 324। 12 से कटेगा, 12 दूनी 24, ठीक है। 8 12 सत्ते 84, एक्स क्यूब बराबर 27, तो एक्स बराबर 3। जब एक्स बराबर 3 आया, यहाँ पर एक्स बराबर 3 पुट कीजिएगा, 54 गुने 9, ये कितना के बराबर? 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, 9 5 45 3 48, 486 आएगा। मतलब दोनों सही, ये सही है ऑप्शन। अब बी के तरफ हम जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में ए बी सी है, हमें चारों चेक करना ही पड़ेगा। बी की तरफ चाहिए, ए हो गया, ये हम ये सही है दोनों। बी की तरफ जाते हैं। बी में हमारा दिया हुआ है 864 बराबर है 108 एक्स क्यूब के बराबर कौन है? 864। यहां से 8 बार में एक्स का मान 2, एक्स बराबर 2 निकल के आया।
अब जब 54x² की जगह पर रखिएगा, 54x² है इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 216। हमारा 216 होना चाहिए डिफरेंस, मतलब 192 है, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। खत्म। अब सी की तरफ चेक करना होगा, मजबूरी हमारे पास, क्योंकि ए और सी भी है, बी सी डी भी है, तो ये तो ऑप्शन मेरा खत्म हो गया, एक ऑप्शन को हम खत्म कर सकते हैं, बट 3 ऑप्शन हमारा और बचा हुआ है, तो हमें चेक करना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं सी की तरफ। सी की तरफ देखिए, 108x³ के बराबर है कितना, 6912 के बराबर, 6912 के बराबर। आइए काटिए इसको। 108 को हम 6 बार में काट सकते हैं, 8 छके 48, मतलब कितना हो गया 48 गया, तो 48 में से 91 चला गया, कितना 43 और 2 432, तो 4 बार में फिर जाएगा। x³ बराबर 74, x बराबर कितना 4, 54x², 54 गुने 16 कीजिए, कितना हो जाएगा 16 चौका 64 के 4 हासिल 6, 16 पचे 80 और 6 86, 864 आना चाहिए, 864। सी भी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अब तो ए सी डी, फिर हमें डी चेक करना ही पड़ेगा। आइए डी चेक करते हैं। डी है 1350, 108x³ बराबर है 13500 के बराबर। देखिए 27 चौका 108, 27 पचे 135, काटिएगा 125, x बराबर 5। जब x बराबर 5 आ गया तो 1250 आना चाहिए, 54 गुने 25, 25 को 54 से गुना कीजिए, 25 चौका 100, 0 10 बचा, 25 पचे 125 और 10 135, 1350 होना चाहिए, लेकिन कितना है 1250, तो ये भी नहीं होगा। कौन दो ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, ए और सी, ऑप्शन नंबर बी। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आपको वैल्यू एक बार निकाल के दोनों तरफ चेक करना पड़ेगा कौन ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 900 रुपया को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी का 1/4 हिस्सा मिलता है और बी को सी का आधा हिस्सा मिलता है, तो सी को कितना हिस्सा मिलेगा। सभी को हिस्सा दिया हुआ है, सबसे पहले रेशियो को मर्ज करना है, रेशियो को मर्ज करने के बाद हमें सी का हिस्सा निकाल देना है। आइए देखते हैं। ए और बी का 1/4 है, 3 ए बी और सी, ठीक है। ए को बी का 1/4 हिस्सा मिलता है, ए को बी का 1/4 मिलता है, बी का 1/4, बी को अगर 4 मिला तो ए को कितना मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। और बी को सी का आधा मिलता है, यानी सी का आधा मिलता है। अगर सी को 2 मिला तो बी को 1 मिलेगा। यहाँ पर 1 4 है, यहाँ पर बी का 1 है, तो बी को क्या करेंगे मर्ज करेंगे, मतलब दोनों जगह रेशियो को बराबर करेंगे। दोनों जगह रेशियो बराबर कैसे होगा, कहेगा सर इसको 4 से गुना करना होगा नीचे वाले को, और ऊपर वाले को 1 से गुना करेंगे, तो रेशियो हमारा मर्ज हो जाएगा। रेशियो कितना हो जाएगा 1 4 और 8, ठीक है। तो सी का हिस्सा कितना होगा, टोटल में हमको सी का हिस्सा नहीं, अब तो हम आसानी से निकाल सकते हैं सी का हिस्सा। सी का हिस्सा क्या निकलेगा, टोटल 8 में 13, टोटल 13 है और सी को कितना मिलता है 8 हिस्सा, और टोटल हमारा वैल्यू दिया हुआ है 900, 8 9 में 7200 बटे 13। अब देखिए कौन सा ऑप्शन को कर रहा है, 13 छके 78, ये ऑप्शन नहीं होगा। 13 चौका 52, उससे ज्यादा है, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन जो हमारा है हम आंसर आ जाएगा। 13 पच्चीस 65 एक बार में जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 553.84। आपको ऑप्शन की तरफ पहुंचने से पहले एक बार ऑप्शन की ओर नजर दौड़ाइए, जब फाइनल कैलकुलेशन पाए एक बार ऑप्शन की तरफ नजर दौड़ाइए, देखिए कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड हो जाएगा, मतलब कम समय में हम देख सकते हैं, यहाँ देख के हम बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 में है और 6 वर्ष के बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से हम आसानी से प्रश्न को हल कर देंगे। ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनका रेशियो 4:5 में है, ठीक है। 6 वर्ष के बाद इनका आयु जो है 5:6 में हो जाता है, ये 5:6 में हो जाता है, कब 6 वर्ष के बाद, ठीक है।
दोनों तरफ +6 करना है, इसको इससे गुना करना है और इसको इससे। पहले ऊपर वाले को दोनों 6 का 24 5 25, डिफरेंस कितना है 1 का। अब डिफरेंस हमको ऐसे निकालना है, 6 5 30, 6 के 36, दोनों का डिफरेंस कितना 6। एक का रेशियो, एक रेशियो कितने के बराबर है 6। कैसे करें, सबसे पहले लाइन के ऊपर वाला का 5 को 5 से, 6 को 4 से, कितना हो गया दोनों का 6 का 24 5 25, डिफरेंस 1। और फिर यहाँ पर देखें 6 के 36 5 6 5 30, यानी डिफरेंस 6 का, एक रेशियो का वैल्यू 6 है। तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा, ये 6 चौका 24 और ये 30। दोनों में क्या करना है, 6 वर्ष माइनस करना है। 6 वर्ष माइनस कीजिएगा, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, कितना हो जाएगा 18 रेशियो 24। 18 रेशियो 24 किसके बराबर हो जाएगा 3:4 में, 3:4 में। और भी तरीका है, इसको आप एक्स मान के भी बना सकते हैं। एक्स मान के कैसे बनाइएगा, देखिए ए और बी का यूज 4:5 में है, आप यहाँ एक्स मान लीजिए 4x + 6 साल + 5x + 6 साल, ये हो जाता है 5:6। आप यहाँ से भी x का वैल्यू निकाल दीजिएगा, उसके बाद रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि एक आयताकार मैदान की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए तो इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि मैदान का क्षेत्रफल स्थित रहे। तो आपको ऐसा केस हम बताए थे, जब एक वैल्यू टोटल उसका कांस्टेंट जो हो, मतलब क्या, देखिए आयत का एरिया किस पे डिपेंड करता है, कहिएगा लंबाई गुने चौड़ाई पे। जब आयत का एरिया कांस्टेंट हो, मतलब क्षेत्रफल नियत हो, तो लंबाई में जो रेशियो परिवर्तन है वह चौड़ाई में रेशियो परिवर्तन उसका जस्ट उल्टा होगा। कहां से आया ये, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहे तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। यही केस यहां भी है। देखिए 25% बढ़ जाता है, तो सिंपल आप निकालने के लिए 25/125 × 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 बार में ये 20%, कितना आ जाएगा 20%। अगर बेसिक से आप बनाते हैं, एरिया बराबर होता है L × B। अगर एरिया कांस्टेंट हो, जब एरिया कांस्टेंट हो तो लेंथ का रेशियो ब्रेथ के रेशियो का उल्टा होगा। ये 25% कौन बढ़ता है, लंबाई बढ़ता है। लंबाई पहले 4 था, 4 से बढ़ के कितना हो गया 5, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा। कहिएगा सर 5 से 4 हो जाएगा, कितना डिफरेंस अंतर है, 1 का अंतर है, कितना पर 5 पे। 1/5 कितना प्रतिशत के बराबर होता है, कहिएगा 20% के बराबर होता है। तो दोनों तरीका है, ये भी तरीका है, यहाँ से भी बना सकते हैं। जब भी ऐसा बढ़े जो उसका फाइनल वैल्यू जो हो, मतलब एरिया कांस्टेंट रहे या टाइम का स्पीड कांस्टेंट रहे, जब भी ऐसा रहे तो सिंपल आप लिख सकते हैं जितना बढ़ा +100 + x करके बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक शर्ट को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद 840 रुपया में बेचा जाता है, तो शर्ट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल प्रश्न है, इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता है। देखिए अंकित मूल्य अपने आप में मान लीजिए 100 रुपया, 100 रुपया पे 16 रुपया का छूट देता है, तब वो 840 के बराबर होता है। मतलब मार्क प्राइस पे हम जो डिस्काउंट देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, तो सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस पर जो डिस्काउंट मिलता है वो क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस। तो 840 रुपया में बेचा जाता है, तो 840 का वैल्यू कितने के बराबर दिया हुआ है, 16% का डिस्काउंट देता है, दोनों सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दिए। अब निकालना क्या है, मार्क प्राइस गुने 100 कर देंगे, गुने 100 कर देंगे, खत्म, 1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1000। एक तरीका तो ये है, एक बेसिक आप लाइन मेथड से भी बना सकते हैं। तो सर मार्क प्राइस 100 रुपया है, इस पे 16% का डिस्काउंट देता है, 16 रुपया का डिस्काउंट दे दिया, कितना बचा SP 84 रुपया। ये 84 वैल्यू है 840 के बराबर, यही दिया हुआ है, यह इसका 10 गुना है, इसका भी 10 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1000। आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, आपको कंपेयर पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक व्यापारी दो अलग अलग किस्म के गेहूं को मिलाकर 28 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत से 28 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाला मिश्रण तैयार करता है। पहली किस्म में 20 किलोग्राम और दूसरी में 32 किलोग्राम है। इन दोनों किस्मों को भार को अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाए। ये सिंपल क्या कह रहा है, इतना लैंग्वेज पढ़ने से हमको अच्छा है, सिर्फ हम एक बार नजर दौड़ाएंगे, हाँ पहली किस्म दूसरी किस्म है और टोटल रेशियो दिया। ये शाब्दिक अर्थ क्या कहते हैं, इरिगेशन का प्रश्न है। टोटल वेटेज एवरेज हमारा दिया हुआ है, दोनों का रेशियो निकालना, हमसे रेशियो पूछ रहा है, आराम से निकाल सकते हैं।
हमारा एवरेज कितना दिया है 28। मिश्रण ए में जो था वह 20 था और इसमें 32 था, निकाल दीजिए। सॉरी, एलिगेशन हमारा कहता है जो बड़ा डाटा में से छोटा डाटा को घटाओ। 32 में से 28 घटाएंगे तो 4 और 28 में से 20 को घटाएंगे तो 8। 1:2 किस अनुपात में मिलाया जाता है? 1:2 के अनुपात में। आप एक चीज गौर कीजिएगा, एलिगेशन का और मिक्सचर का। एलिगेशन का प्रश्न लैंग्वेज बहुत लंबा रहता है और सॉल्यूशन उसका सबसे आसान तरीका है बनाने का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण, फिर एलिगेशन और मिक्सचर का प्रश्न आया। देखिए लैंग्वेज कितना है। ये चैप्टर का मजबूरी है कि इसमें लैंग्वेज थोड़ा बढ़ा के देना पड़ता है एग्जामिनर को। अगर लैंग्वेज ना दे तो आपको क्लियर पता नहीं चल रहा कि क्या पूछ रहा है हमसे। देखिए एक बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है 4:1 में है। ठीक है, इस मिश्रण में कुछ मात्रा निकाल कर उसकी जगह बराबर मात्रा पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया बाद में नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो मूल मिश्रण का कितना प्रतिशत निकाल कर उसकी जगह पानी डाल दिया जाए। आप इसको देखते ही आपको पता चल गया होगा, डाला गया है निकाला गया है, मतलब क्या निकाला गया है? पानी निकाला गया है, मतलब उसका दूध का क्वांटिटी जो होगा सेम होगा। अगर दूध यहाँ 4 है यहाँ 2 है तो इसको गुना कीजिएगा, 5 निकाला गया 10 पे, तो 5/10 मतलब 1/2 निकाला गया। 1/2 कितना प्रतिशत बराबर होता है? 50% के बराबर। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा तो आप देखते ही प्रश्न को बना सकते थे बिना कलम का। आइए देखते हैं। देखिए मिल्क और वाटर का जो रेशियो हमारा दिया हुआ है 4:1। कह रहा है इस मिश्रण से कुछ मात्रा निकाल के उसकी जगह बराबर पानी मात्रा, मिश्रण से कुछ मात्रा निकाली जाती है तो रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं। हमारे पास एक बोतल है, इसमें चीनी और पानी का घोल बना है। ठीक है, इसमें से आधा बोतल हम खाली करके दूसरे जगह किसी को दे दिए गिलास में पीने के लिए, तो क्या इसके रेशियो पे प्रभाव पड़ेगा? चीनी पहले भी 4 रेशियो में था, पानी 1 में था, अभी भी वही रेशियो रहेगा। मतलब मिश्रण से कुछ मात्रा निकाली जाए तो उस मिश्रण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारा रेशियो 4:2 था, निकालने के बाद भी हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? 4:1 में ही रहेगा, हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रक्रिया बाद में नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:2 हो जाता है जब पानी को मिलाया जाता है। जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण बदल देता है। कुछ न कुछ पानी मिलाया होगा x लीटर, तो दूध और पानी का रेशियो क्या हो जाता है? 2:3 में हो जाता है। क्वेश्चन हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखिए मिलाया क्या जा रहा है? पानी। हमें कांस्टेंट किस पे ध्यान रखना होगा? दूध पे। जो मिलाया जाए उसके अलावा जो रेशियो रहे उस पर हमें ध्यान रखना है। यहाँ मिलाया क्या जा रहा है? पानी। हमें दूध को बराबर करना। दूध यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो दूध को हम बराबर करेंगे। बराबर करेंगे तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? कहेंगे सर 4:6। 2 से गुना किए। अब पानी कितना मिला रहे हैं यहाँ से? कहेंगे सर x बराबर 5 पानी मिला रहे हैं। शुरुआती मिक्सचर कितना है हमारा? 4, 6, 10। अगर लास्ट में मिश्रण हमारा 4:6 में आ गया तो ये शुरुआती में भी कितना हो जाएगा? 4:6 में आएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। निकालने के बाद शुरुआती में लास्ट में जो रेशियो बचता है वही स्टार्टिंग में बचता है। तो 5 हमारा अब क्या है? पानी। टोटल कितना पे? 10 पे, तो 1/2 कितना लीटर के बराबर, परसेंटेज के बराबर होता है? 50% के बराबर। 1/2 कितना प्रतिशत के बराबर होता है? 50% के बराबर। चलिए आशा करते हैं कि सभी लोग समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक चतुर्भुज PQRS के अंदर एक वृत्त अंकित है जो इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, एक सर्कल बना हुआ है, उसके चारों भुजा को एक वृत्त इस तरह का चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, जो PQRS में है। ठीक है, एक चतुर्भुज PQRS के अंदर एक वृत्त अंकित है, अंकित कर दिए। इसकी चारों भुजाओं का स्पर्श करता है यदि भुजा की लंबाई PQ 15 सेंटीमीटर, PQ 15 है, QR 12 है और PS 10 है। हमसे क्या पूछ रहा है? RS की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब x का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। एक प्रॉपर्टी सभी लोग को पता होगा, जब किसी चतुर्भुज के अंदर वृत्त बना रहे तो उसके आमने सामने भुजाओं का योग बराबर होता है। क्या बोले हम? फिर से, अगर किसी चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त बना हो तो चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं का योग क्या होता है? बराबर होता है। इसमें आमने सामने की भुजा कौन हो गया? PQ + SR बराबर होगा PS बराबर QR। एक प्रॉपर्टी याद सबको पता होगा, ये
पी क्यू जोड़ एस आर बराबर होता है पी एस जोड़ क्यू आर के बराबर। सभी लोग को पता है ये चीज, यहाँ पुट कर दीजिए। पी क्यू कितना है 15, एस आर हमको पता नहीं है, एक्स मान लीजिए, पी एस 10 और ये 12, एक्स बराबर 10 12 22, 22 में से 15 गया तो कितना, एक्स बराबर 7 के बराबर होगा। कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अगर आपको ये पता हो, अगर एक त्रिभुज चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त बना रहे तो उसका जो आमने सामने की भुजाओं का योग क्या होता है, बराबर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वृत्त की जीवाएं ए बी की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक वृत्त की जीवा ए बी की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है, एक सर्कल है, एक वृत्त की लंबाई की जीवा ए बी है, ठीक है। बिंदु ए पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु बी पर खींची गई स्पर्श रेखा के समानांतर है। सबसे एक केस दिया हुआ है, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है, वृत्त का डायमीटर। ये वृत्त का सेंटर है तो डायमीटर क्या होगा, ये वृत्त का डायमीटर होगा, ठीक है। देखिए अगर एक सर्कल है, इसका जीवा अगर यहां मानते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए है, ये बी है। अगर हम दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, यहाँ से एक स्पर्श रेखा, यहाँ से एक स्पर्श रेखा, क्या एक ये दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे के पैरेलल यानी समांतर हैं, तो कहिएगा नहीं। तो समांतर कैसे होगा, समांतर यहां से खींची जाएगी। समानांतर कैसे होगा, जब यहां से एक स्पर्श रेखा खींची जाए, मतलब डायमीटर से होकर जो स्पर्श रेखा खींची जाए तो क्या होगा, वह पैरेलल होगा। अब ये ए है, ये बी है, दोनों स्पर्श रेखा क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो ये डायमीटर वृत्त की जीवा कितना हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जीवा की जो लंबाई है वह डायमीटर की लंबाई के बराबर होगा। इसलिए क्योंकि प्रश्न में कह रहा है खींची गई स्पर्श रेखा समांतर है। अब दो बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, यहाँ पैरेलल नहीं हो रहा है। पैरेलल कभी होगा स्पर्श रेखा, जब वृत्त के व्यास हो, जीवा जो हमारा वृत्त का व्यास हो जाए, तभी हम पैरेलल स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। चलिए तो जीवा की व्यास की लंबाई कितनी हो जाएगा, डायमीटर 16 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। √3 ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बटे √6 प्लस √3 माइनस 4√3 बटे √6 प्लस √2 प्लस √6 बटे √3 प्लस √2 का सरलीकृत कीजिए। सबसे आसान है, क्या करेंगे, एक एक टुकड़ा को उठाएंगे, उसको हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। सबसे पहला टुकड़ा हम उठाते हैं, पहला टुकड़ा जो हम उठाए इसको कीजिए 3 प्लस √3 जो √6 जो √3, इसका परमेकरण करेंगे, दोनों ऊपर नीचे, √6 माइनस √3 √6 माइनस √3 से परमेकरण करेंगे। अब देखिए, आप यहां से देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √6 ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, √6 का स्क्वायर 6 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो ये 3 से इससे ये खत्म हो गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या हमारा बचा, √12 माइनस √6, ये निकला एक टुकड़ा का। जब हम दूसरा का करेंगे, 4√3 को √6 प्लस √2 ये दिया हुआ है, इसका परमेकरण करेंगे, √6 माइनस √2 √6 माइनस √2। इसको जब हम परमेकरण करेंगे तब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, √6 माइनस √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 से ये खत्म हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, √18 माइनस √6 ये निकल के आएगा। लास्ट वाला क्या है, √6 जोड़ बटे √3 प्लस √2, √3 माइनस √2 √3 माइनस √2 यही दिया हुआ है। इसको परमेकरण करना है। जब इसको परमेकरण कीजिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक से एक ये खत्म हो जाएगा, नीचे एक हो जाएगा, गुना कीजिए, √18 माइनस √12, ये तीन एक्सप्रेशन हमें पता चल गया सरल करने के बाद। आप पुट कर दीजिए जैसा चिन्ह है उसके साथ। इसका वैल्यू कितना आया, कहिएगा, √12 माइनस √6, ये माइनस है, ये प्लस में है तो माइनस √18 लिख सकते हैं प्लस √6।
प्लस √18 माइनस √12। मेरे हिसाब से सारा कट ही जा रहा है। आइए देखते हैं, √18 से √18 खत्म, 12 से 12 खत्म, 6 से 6 खत्म, कितना बच गया? 0। आंसर हमारा क्या हो गया? 0। और कोई और रास्ता नहीं, अलग अलग सभी टुकड़ा को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद पुट करना है वैल्यू। जब हमारा ये सॉल्व करने के बाद ये निकल के आया, फाइनल पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। त्रिभुज ए की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर और एक समरूप त्रिभुज बी, दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए और त्रिभुज बी, इसके संगत भुजाई की लंबाई 18 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ए के संगत भुजाई की लंबाई 6 और बी के संगत भुजाई की लंबाई 18 सेंटीमीटर दिया। एक का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज बी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आज ही के शिफ्ट में एक प्रश्न आया हुआ था मेरे पास, संगत भुजा है और उसके एरिया के बीच क्या रिलेशन होता है। रिलेशन हम बताए थे, आप सभी को फिर से एक बार बता दे रहे हैं। देखिए S1 S2 के बराबर होता है, P1 P2 के बटे H1 बाई H2 बराबर M1 बाई M2 का जो होल स्क्वायर होता है, ये किसके बराबर होता है? रहेगा एरिया A1 एरिया A2 के बराबर। सभी को पता है। यह संगत भुजाई की लंबाई 6 और 18 दिया हुआ है, पुट कर दीजिए। 6 बटे 18 का स्क्वायर बराबर, एक की क्षेत्रफल दिया हुआ है 20, बी का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहे हैं, बी लिख दीजिए सिंपल। ये क्या हो जाएगा? 1/3, 1/3 का स्क्वायर कीजिएगा 1/9 बराबर हो जाएगा 20 बाय बी। यहाँ से बी बराबर कितना? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी जस्ट बताए थे, इसी कॉन्सेप्ट से दो प्रश्न आए आपके, एक ही शिफ्ट में एक कॉन्सेप्ट से दो प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको सॉल्व करना है। 0.81 माइनस 0.006 बटे 0.91 बटे प्लस 0.05 प्लस 0.01। आइए सॉल्व करते हैं। इसको माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0.75, 0.075, ये हो जाएगा 0.91, 97 ये 3 डिजिट के बाद दशमलव है, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद एक जीरो बैठा दीजिए। अब इसको भाग देना है। आपको हम क्या देना है? भाग देना है। भाग दीजिए, 970 को भाग देना है 75, पॉइंट जीरो बैठाइए, पॉइंट दीजिए, एक जीरो फिर जीरो। 6 बार में तो लगेगा नहीं, सब 7 से ऑप्शन है, 7 बार में लगाइएगा। भाग देने के बाद आप भाग दीजिएगा। देखिए 0, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 9 7 63 4 67, 0 10 में से 9 गया 1, 14 में 7 गया 7, ठीक है 700 7100, फिर 0, फिर 7 से एक जीरो आएगा अपने आप, 7 ये 7 बार में फिर जाएगा। तो ऑप्शन के आप देख लीजिए 0.77 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 9 1 10 के 0 15 घसले 6 7, ठीक है। एक ही ऑप्शन था जो 2 बार में 7 लग रहा है, आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि x बराबर √18 प्लस √8 हो तो एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इससे आसान तो प्रश्न हमें नहीं लगता है कोई अलजेब्रा में पूछेगा कभी आपसे, इससे आसान तो नहीं पूछेगा। देखिए √18 को हम क्या लिख सकते हैं? x बराबर 3√2 लिख सकते हैं, और √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2। दोनों का योग कितना हो जाएगा? 5√2। हमसे क्या कर रहा है? इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर गुने 2, कितना के बराबर? 50 के बराबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक निश्चित राशि पर समान वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त मिश्र धन 15,972 और 19,326.12 है, ठीक है। वह राशि क्या है? दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? ये ऐसे प्रश्न में क्या बताए थे? दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस कितना है? 5 साल और 3 साल के बीच का डिफरेंस 2 साल का, ठीक है। निकाल दीजिए अंडर रूट दोनों की तरफ। 15972 रेशियो ले लीजिए दोनों का, 19326
12 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 जीरो दे दीजिए, पॉइंट वहां से हटेगा, 2 जीरो आ गया। इसको काटिए। देखिए ऐसा जब भी जितना प्रश्न आ रहा है सब 11 से ही कटने वाला संख्या दे रहा है। 11 से काटिए इसको, 11 का 11, 4 बचा, 11 चौका 44, 5, 11 पच्चे 55, 2, 11 दूनी 22, 2 जीरो आ जाएगा। इसको 11 से काटिए, 11 का 11, 8 बचा, 11 सत्ते 77, 6, 11 पचे 55, 62, 7 बचा, 11 से 76, 11 छके 66, 10, 11 90, 99, 11 दूनी 22। 11 से कट रहा है, ये भी संख्या 11 से कट रहा है, काट दीजिए। 11 के 11, 11 तिया 33, 2, 11 दूनी 22, 132 डबल जीरो। ठीक है, फिर 11 से ये कटेगा, काटिए। 11 के 11, 6, 11 पचे 55, 9, 7, 2, ये हमारा आया कट के। एक बार फिर 11 से कट जाएगा, 12 11 132, 1200, इसको यहाँ काटे थे, कितना आया था 1452, 1452। अब ये 11 से नहीं कटेगा, अब किससे कट रहा है, ये 12 से कट रहा है, 12 से काट दीजिए, 1200, 100 बार में ये 12 से काटिएगा, 12 12, 2, 12 दूनी 24, 1, 121। अब इसको क्या करना है, डिफरेंस कितना है, 2 साल का, 2 साल का डिफरेंस है तो अंडर रूट ले लेंगे, तो ये 10 से 11 हो गया। क्या हो गया, 10 से 11। 3 साल का इतना मिश्र धन दिया हुआ है, हम सिंपल निकाल सकते हैं। पी 11/10 कोई संख्या हो रहा है 3 साल में, 11/10, 11/10, ये कितने के बराबर है, 15972 के बराबर। आप देखिए 15972 को आप सॉल्व किए थे, एक बार सॉल्व करने के बाद आपका आसानी हो जाएगा। एक बार, 2 बार, 3 बार में कितना आया, 1200। अगर हम 3 बार में 11 को काटेंगे, ये कितने के बराबर आ जाएगा, 12 के बराबर। कितने बार में आएगा, 12 के बराबर। 12 पे 3 जीरो, तो 12 पे 3 जीरो, आंसर आ गया हमारा। ये कितना बार में कट रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार में ये संख्या कितना हो रहा है, 2 जीरो हटा दीजिए तो 12 आ रहा है, 12 को पे 3 जीरो आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में कुछ नहीं था, सिर्फ हमको काट के दोनों का रेशियो निकालना है। यदि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 4 वर्ष 4 महीनों में दुगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर लगभग ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेट रेट। जब भी ऐसा प्रश्न दिया होता है दुगुनी, तिगुनी, 4 गुनी हो जाए तो एक चीज दिया रहता है, टाइम दिया रहता है तो रेट पूछता है, रेट दिया रहता है तो आपसे क्या पूछता है, टाइम पूछता है। जब भी ऐसा केस रहे तो एक चीज हम आपको बताए थे, n-1 बराबर RT/100, ये चीज बताए थे। n कितना है, 2 गुनी हो जाती है, 2 - 1 यानी 1। r कितना है, r पता नहीं है, गुने। t हमारा दिया हुआ 4 वर्ष 4 मंथ, इसको हमको वर्ष में बदलना है, 4 वर्ष 4 महीना, इसको वर्ष में 1/3, 4 तिया 12, 1 13/3 आ जाएगा, गुने 13/3 गुने 100। r बराबर यहां से क्या निकल जाएगा, 300/13। 300/13 जब आता है तो 23 दशमलव समथिंग इसका होता है। ये काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 23.07%। कितना आ गया, 23.07% आपका आंसर होगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए, इससे आप दोनों चीज निकाल सकते हैं। अगर टाइम दिया रहे तो रेट निकाल सकते हैं, रेट दिया रहे तो टाइम निकाल सकते हैं। 2 से n तक का क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 36 है। n का मान क्या कीजिए, जहां nx क्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। n क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या। ऑप्शन जितना हमारा दिया हुआ है सब क्या दिया है, एक सम प्राकृतिक संख्या। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे टैकल करेंगे। 2 से शुरू हो रहा है, ठीक है, और n तक जा रहा है, कितना तक जा रहा है, n तक। उसका औसत क्या है, 36 दिया। एक चीज हम आपको बताए थे, एपी में जब होता है कोई अगर सीरीज समांतर श्रेणी यानी एपी में हो तो उसका एवरेज हम कैसे निकालते हैं, एवरेज बराबर हम निकालते हैं, कहेंगे सर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, यानी पहली संख्या जो और आखिरी संख्या बटे 2 होता है इसका एवरेज। फर्स्ट संख्या कितना हमारा दिया हुआ है, 2, और लास्ट संख्या n, इसका एवरेज n/2 एवरेज निकला। एवरेज हमारा कितना दिया हुआ, उसका औसत 36 के बराबर दिया, उसको 36 के बराबर कर दिए, एवरेज बराबर ये होता है। यहाँ से n निकालिएगा 72,
प्लस 2/2 प्लस n, n बराबर कितना आ जाएगा 70। अगर ये चीज पता होगा, कोई चीज अगर एपी के श्रेणी में हो तो उसका एवरेज क्या निकलता है, फर्स्ट जोड़ लास्ट बटे 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चार संख्याओं समांतर श्रेणी में, फिर से प्रश्न आ गया है, यदि इस श्रेणी की पहली तथा अंतिम संख्याओं का योग 64 है तो चार संख्याओं का औसत हमसे पूछ रहा है। फिर वही कैसे है, देखिए एवरेज बराबर क्या होता है, फर्स्ट जोड़ लास्ट बटे 2, फर्स्ट जोड़ लास्ट बटे 2। इसमें कह रहा है इस श्रेणी में पहली तथा अंतिम संख्याओं का योग 64 है, दोनों का योग हमें दिया हुआ है। एवरेज बराबर योग कितना दिया हुआ है 64/2, एवरेज कितना निकल के आएगा यहाँ से 32। कोई एक चीज आपसे दे देगा, मतलब एवरेज दे दिया तो उसका योग पूछेगा, योग दे दिया तो एवरेज पूछेगा। आप कोई भी चीजों को ऐसे टेकल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए, बी और सी मिलकर एक टैंक को 20 मिनट में भर सकता है। पाइप बी और सी उस टैंक को 30 मिनट में भर सकता है तथा सी और ए मिलकर उसी टैंक को 24 मिनट में भर सकता है। तीनों का एलसीएम लेना है, 20 का, 30 का और 24 का। तीनों टैंक का एलसीएम ले लेंगे, 20, 30 और 24 का एलसीएम कितना आ गया, रहेगा सर 120 एलसीएम आ गया। 120 यूनिट काम करना है, 20 मिनट काम करता है, कितना इफिशियंसी लगेगा 6। बी और सी को लगेगा 30 मिनट करता 4 है इफिशियंसी, और सी और ए लास्ट में है 24 यानी 5। ये 3 का दिया हुआ है, हमसे क्या पूछ रहा है, उस टैंक को कितने समय में बी भरेगा, बी कितने टाइम में भरेगा। आगे हमारे पास आंसर देखिए, सी ए कितना है 5, सी ए मिला के 5 है, तो बी कितना हो जाएगा यहाँ से 1। बी टोटल कितना है 120/1, 120। सिंपल, हमें एलसीएम सिर्फ यहाँ लेना, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। देखिए ए और बी तीनों मिलकर 120 मिनट में भर सकता है, तो इसका एफिशिएंसी कितना 6। बी और सी मिलकर उसी काम को 30 मिनट में कर सकता है, इसका एफिशिएंसी 4, और सी ए का 24 मिनट तो 5। सी ए बराबर 5 एफिशिएंसी है, यहाँ पे ए और बी सी का टोटल एफिशिएंसी 6 है, सी और ए का क्षमता 5 दिया हुआ, तो यहाँ से बी का क्षमता कितना निकल जाएगा 1। तो बी कितना काम करेगा 120 यूनिट काम करना है, एक एफिशिएंसी से कितना दिन लगेगा 120 दिन लगेगा उसको। चलिए आज का क्लास आपका यहीं खत्म हुआ। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। हमारा चैनल विद्यादान बाय एम के मिश्रा चैनल है यूट्यूब चैनल, और हमारा एप्लीकेशन है कंपटीशन प्रो। आप दोनों चीज़ों को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंपटीशन प्रो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कीजिए। विद्यादान के यूट्यूब चैनल पे मैथ और इंग्लिश दोनों का क्लास चलता है, इंग्लिश मिश्रा सर के द्वारा और मैथ हम लेके आते हैं।